हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज अपने सेशन को आगे और हम बढ़ाएंगे और ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर की ओर हम पहुंच गए हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10वां का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित फिजिक्स है, जिसमें लास्ट चैप्टर पढ़ना है ऊर्जा के स्रोत। यहाँ तक पहुंच गए हैं। विशेष जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह बिहार बोर्ड क्लास 10वां का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा था और ऑब्जेक्टिव सेशन में लास्ट चैप्टर हम लोग पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ फिजिक्स के साथ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अन्य सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्टिव आपको लगातार मिलते रहेंगे। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके ऑब्जेक्टिव की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर रखे हैं। आपका ऑब्जेक्टिव का टेंशन बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। आप सिर्फ वीडियो देखें और इसमें कुछ जो बातें होते हैं उसको नोट भी करते चलें और याद कर लीजिए उसको। इतना से ही आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कि 10वां के बाद भी आप कभी एग्जाम में बैठिएगा, एग्जाम दीजिएगा, तो आपको शायद ये सब प्रश्न याद आएंगे कि हमने उस वीडियो में पढ़ा था। तो खैर चलते हैं अपने सिलेबस की ओर, अपने सेशन की ओर। देखिए हमारा सेशन है ये ऊर्जा जो चैप्टर है, उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर। क्वेश्चन कहा गया है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का कौन स्रोत नहीं है, आप इसको पहचानिए। ऑप्शन ये दिया गया है, लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। कौन इसमें से है जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, आप इसको पहचानिए। पहले आपको डिफिनेशन याद होनी चाहिए कि बायोगैस क्या है, फिर उसका स्रोत को क्या नहीं होगा, क्या है, आपको याद होनी चाहिए। देखिए हम बताते हैं। करा था प्रश्न में, निम्न से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस ईंधन कहने का मतलब क्या हुआ, जिसमें क्या पाया गया है। देखिए बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। देखिए लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। इसमें ईंधन का स्रोत के बारे में देखा जाए तो लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है। तो आपका सही जवाब होगा सी नाभिकीय ऊर्जा, जिसमें बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इसमें भी बायोगैस ईंधन का स्रोत है कुछ न कुछ, उसमें जीवाश्म का कण पाया जाता है, जीव के अंश पाया जाए। हालांकि क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे जीवाश्म का अंश होना चाहिए, जीवाश्म के अंश भी रहेगा तो आपका आंसर यही रहेगा नाभिकीय ऊर्जा। क्लियर है। नाभिकीय ऊर्जा में क्या होता है, यूरेनियम 92-235 के नाभिक में मंद गति का न्यूट्रॉन प्रवाहित किया जाता है, तो यह यूरेनियम ब्लास्ट करता है और यह इसकी निरंतर बनी रहती है और हमेशा ब्लास्ट करते रहता है जब तक कि वह समाप्त न हो जाए। तो उसमें जीव का अंश नहीं है, गैस भी अंश नहीं है, वो एक विस्फोटक पदार्थ है। इसलिए इसमें ऑप्शन आपका होगा सी नाभिकीय ऊर्जा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न रहा, प्रश्न पूछा गया, देखिए सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य और सूर्य के साथ जितना भी तारा है उस सभी ताराओं के पास ऊर्जा का स्रोत क्या है, मतलब क्या उसके पास ऊर्जा के रूप में है जो हमेशा कंटिन्यूअस लगातार ऊर्जा देते रहता है पूरे ब्रह्मांड को। आपका ऑप्शन यह है नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जितना भी तारा है उन सभी में नाभिकीय संलयन होता है और नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में संयुक्त होकर के हीलियम का निर्माण होता है और वही हीलियम है जो ईंधन के रूप में वहाँ तारों में रहता है। यही कारण से वह बहुत ज़्यादा मात्रा में विशाल ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है। तो आपका ऑप्शन कौन होगा, नाभिकीय संलयन। इसका मतलब पूछा गया है कि जो सूर्य है, सूर्य के अंदर कौन सा सिद्धांत होता है, तो नाभिकीय संलयन का सिद्धांत होता रहता है, हमेशा वो नाभिकीय संलयन होता है वहाँ पे। क्लियर है। नाभिकीय विखंडन में ब्लास्ट होता मतलब सूर्य ब्लास्ट होकर कई भागों में टूट जाता, तो ऐसा होता नहीं है, दोनों तो हो नहीं सकते हैं, ये इनमें से कोई नहीं हो सकता था। आपका ऑप्शन होगा ए। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न पढ़िए और इसको बनाइए। प्रश्न पूछा गया है, नाभिकीय विखंडन के को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करना है तो क्या हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। देखिए
नाभिकीय रिएक्टर से जब बिजली बनाई जाती है तो नाभिकीय रिएक्टर में जो यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, मोनाजाइट जो ये सब ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वो सब ब्लास्ट होते हैं। और ब्लास्ट होते हैं, इतना ज़्यादा ब्लास्ट होते हैं, इतना ज़्यादा ब्लास्ट होते हैं कि या तो उसको नियंत्रित नहीं किया जाए तो पूरा वो एरिया समाप्त कर देंगे, यहाँ तक कि उससे ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर देंगे। लेकिन उसको क्या कहता है, मनुष्य ने उसको कंट्रोल करना सीख लिया, नियंत्रण करना सीख लिया। नियंत्रण कर लिया तो उसको से ऊर्जा बना लिए। अगर वही नियंत्रण नहीं था तो उससे से डर था। जैसे उदाहरण के तौर पर आप सुने होंगे चेरनोबिल में, यूक्रेन का शहर चेरनोबिल में परमाणु ये जो भट्टी था, जो ऊर्जा बन रहा था बिजली, वो ब्लास्ट हो गया था। इसके साथ साथ अगला उदाहरण भी सुने होंगे, जापान के 2011 में फुकुशिमा ब्लास्ट हुआ था। ये दो ब्लास्ट इतिहास में बताते हैं कि वह अनियंत्रित हो गया था। मतलब जो बिजली घर था, परमाणु बिजली से बनाया था रिएक्टर से, वह अनियंत्रित हो गया था। अनियंत्रित हो गया कैसे, उसको नियंत्रित कैसे करेंगे, यही प्रश्न यहाँ पूछा गया है। तो नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? आपका ऑप्शन है लोहे का छड़, बी स्टील का छड़, सी कैडमियम का छड़, डी एल्यूमिनियम का छड़। तो देखिए नियंत्रित करने के लिए दो पदार्थ होते हैं, या तो बोरॉन का छड़ लगाइए या तो कैडमियम का छड़ लगाइए। ये क्या करता है, अवांछित न्यूट्रॉन को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है, अवांछित न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। देखिए क्या होता है ना, यूरेनियम 92-235 के नाभिक में 92-235 के नाभिक में मंद गति का न्यूट्रॉन प्रवाहित करते हैं ना, तो यह यूरेनियम 3 भागों में बढ़ता है, 3 भागों में बढ़ता है। ये भी यूरेनियम, ये भी यूरेनियम, ये भी यूरेनियम। अब यहाँ से फिर 3 न्यूट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ न्यूट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ भी एक न्यूट्रॉन जाएगा, तब फिर नहीं 3-3 को ब्लास्ट करेगा। तो क्या करता है बोरॉन और कैडमियम छड़ कि ये 2 न्यूट्रॉन को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। 2 न्यूट्रॉन को जब अवशोषित कर लिया तो 2 यूरेनियम ब्लास्ट ना हुआ, एक यूरेनियम फिर बचा। फिर यही अगला बार ब्लास्ट होगा 3 भाग में, फिर 2 को अवशोषित कर लेगा। तो बार बार अवशोषित कर रहता है, इसलिए हमेशा यह नियंत्रित रहता है। यही न्यूट्रॉन को अवशोषित नहीं करेगा तो अनियंत्रित हो जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन देखिए कैडमियम का छड़ दिया गया, केवल दोनों हो सकता है, इसमें तो ऑप्शन नहीं है बोरॉन का छड़। याद रखिएगा, नियंत्रित करने के लिए बोरॉन या कैडमियम का छड़ का प्रयोग करते हैं, बोरॉन या कैडमियम का छड़। कैडमियम, याद रखिएगा, बोरॉन या कैडमियम का छड़ का उपयोग करते हैं नियंत्रित करने के लिए। यदि इसे प्रशीतक किया जाए, मतलब ठंडा करने के लिए, तो भारी जल का प्रयोग करते हैं ठंडा करने के लिए। इसके बॉर्डर के दीवारों को ठंडा करना होता है, कंक्रीट के दीवार होते हैं उसको ठंडा करने के लिए। हालांकि 12th के सिलेबस में आता है, कुछ 10वां में पढ़ना है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, आपके सामने रहा 5वां प्रश्न। पूछा गया है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। पूछा गया है ये भी, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। मतलब सबसे अधिक स्रोत क्या है, प्रत्यक्ष स्रोत क्या है और विशाल स्रोत क्या है। तीनों चाहिए, विशाल भी, प्रत्यक्ष भी और सबसे अधिक चाहिए। ऑप्शन ए है आपका कोयला, बी बिजली, सी सूर्य, डी परमाणु बम। तो देखा जाए प्रत्यक्ष रूप से तो सूर्य है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। कोयला तो कुछ समय के बाद समाप्त हो सकता है, बिजली समाप्त हो सकता है, परमाणु बम भी ब्लास्ट होने के बाद से कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये सूर्य में करोड़ों वर्षों से ऊर्जा है और हमेशा ये संचित है और ये कंटिन्यूअस है, प्रत्यक्ष रूप में है। इसी कारण से हमारे अर्थ पर, पृथ्वी पर ऊर्जा मिलते हैं। जितने भी जीव जंतु होते हैं अपना एक क्रियाकलाप अपने करते हैं इनकी ऊर्जा पा करके। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी। क्लियर है। अगला प्रश्न को देखिए। इसी तरह से आप प्रश्न को बनाइए और अच्छे से आगे प्रश्न को लगाते रहिए, याद दिमाग में हो जाएगा। तो प्रश्न आप कभी नहीं भूलिएगा इसको। ज़्यादा कुछ ऐसा बताएंगे उसको आप साथ साथ नोट भी करते चलिए। प्रश्न देखिए अगला क्या पूछा गया, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। कोई भी नाभिकीय विखंडन होता है तो मुक्त ऊर्जा क्या होता है। आपका ऑप्शन है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब कोई भी नाभिकीय विखंडन होता है तो उसमें मुक्त ऊर्जा होता है, तो बोलेंगे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। याद रखिएगा इसको, ये डाटा वाला प्रश्न है, इसको आपको नोट करके याद रखना पड़ेगा कि ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। चलते अगला प्रश्न को, छठा प्रश्न को। छठा प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न देखिए, बॉक्स नुमा और कुकर में, सौर कुकर में
3 से 4 घंटे में अंतर का ताप होता है। 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप होता है, मतलब पूछा गया है कि बॉक्स नुमा जो सौर कुकर है, सौर कुकर खाना बनाने वाला कुकर होता है, जो सूर्य के उष्मा से खाना उसमें बन जाता है। और उसी में पूछा गया है कि 3 से 4 घंटा में अंदर का तापमान कितना हो जाता है। यानी बॉक्स नुमा सौर कुकर को छत पर रख दीजिए या धूप में रख दीजिए, 3 से 4 घंटे तक छोड़ दीजिए, तो उसमें बॉक्स के अंदर का तापमान कितना हो जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन होगा 100 से 140 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना तापमान उसके अंदर बन सकता है। मिनिमम 100, अधिकतम मैक्सिमम कहेंगे तो 140 डिग्री सेल्सियस तापमान तक बन सकता है। सौर कुकर में क्या होता है ना कि तला हुआ भोजन नहीं बन सकता है, जैसे तेल वाला कोई पदार्थ छान के बनाना है तो नहीं बना सकता, क्योंकि उसके लिए तापमान बहुत ज़्यादा चाहिए। आई तापमान कितना चाहिए, 100 से 140 तक इसमें तापमान बनने करता है। तो सौर कुकर का हानि भी कर सकते हैं या इसमें खराबी कर सकते हैं, क्या है उसका, तो सौर कुकर में तला हुआ भोजन नहीं बना सकते। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न को याद रखिएगा, कितना तापमान बनता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक इसके अंदर तापमान बनता है। किसमें, तो सौर कुकर के अंदर में। चावल बन सकता है, सब्जी बन सकता है, लेकिन छान के कोई बनाना सोचेंगे नहीं बन पाएगा। चलते अगला प्रश्न के 7वां प्रश्न के बाद आपका 8वां प्रश्न रहा बोर्ड पे, इसको अंदाजा लगाइए और बनाइए। क्लास में आपको बताया भी गया होगा। प्रश्न पूछा गया है, पवनों का देश कहा जाता है। किस देश को पवने का देश कहा जाता है, जहाँ पे पवन यानी हवाएं बहुत तेज चलती रहती है। तो आपका ऑप्शन का ये डेनमार्क, इसमें है हाँ सी, डेनमार्क। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, मतलब वहाँ पूरे विश्व की तुलना किया गया तो अनुभव में पाया गया कि सबसे ज़्यादा हवा वहीं चलती है और कंटिन्यूस चलते रहते हैं, पवनों का देश कहते हैं। इसी प्रकार से पवनों का देश का साथ एक देश और नाम है, तड़ित और झंझाहट वाला देश किसको कहते हैं, जहाँ पे हमेशा ठनका ठनकता रहता है, बिजली चमकते रहती है हमेशा, तो देश है भूटान। भूटान को ठंडका या तड़ित या झंझावट वाला देश कहा जाता है, क्योंकि पहाड़ पर है। पहाड़ पर ज़्यादा अधिक ऊंचाई होने पर बादल पहाड़ से टकराते रहते हैं, और बादल बादल ना टकरा के पहाड़ से टकरा जाता है, वहाँ हमेशा चिंगारी उत्पन्न होता रहता है। और आवाज़ जैसे हम लोग के यहाँ जो बारिश होती है तो उसमें पहले बिजली कड़कते हैं, बादल गड़ाता है, वो हमेशा वहाँ होते रहता है। कहाँ में, भूटान में। तो दो देश साथ साथ याद रख लीजिए। पवनों का देश किसको कहेंगे, डेनमार्क को। डेनमार्क को पवनों का देश कहेंगे। और तड़ित और झंझाहट वाला देश किसको कहेंगे, भूटान को। तो दोनों याद रखिए। अगला प्रश्न को चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने रहा 9वां प्रश्न, इसको देखिए। ये प्रश्न पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, पूछा गया है कि पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। मतलब पूछा गया कि जब पवन ऊर्जा को प्राप्त करनी हो तो हवा का चाल कम से कम कितना चाहिए। पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक पवन चक्की लगाया जाता है, पवन चक्की में डायनेमो फिट किया जाता है। पवन चक्की जब घूमेगी तो डायनेमो घूमेगा, इसको से बिजली प्राप्त होगा, ऊर्जा प्राप्त होगा। यानी डायनेमो को घुमाने के लिए कितना हवा चाहिए, यही प्रश्न पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए है 15 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, बी 150 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, सी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, डी है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो इसमें प्रश्न पर देखिए कम से कम पूछा गया है। अधिकतम पूछता तो अधिकतम कुछ भी हो सकता है, अधिकतम में ज़्यादा अपना चाहिए, लेकिन कम से कम पूछा है कितना चाहिए, तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से हवा चलनी चाहिए, ताकि इस इतना चाल से चलेगा था डायनेमो का हवा घूमेगा, और घूमने के बाद से इससे कार में ऊर्जा की प्राप्ति होती रहेगी। तो आपको ऑप्शन याद रखिएगा, कितना हवा चलना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 15 के स्पीड से हवा चलेगा तब पवन चक्की घूमेगी और उसके साथ बिजली प्राप्त होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आइए अगला प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न रहा आपके सामने बोर्ड पर, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। पूछा गया है इनमें से कौन सा उदाहरण है जो जीवाश्म ईंधन का है। आइए समझते हैं जीवाश्म ईंधन के बारे में। जीवाश्म ईंधन क्या है, मतलब ऐसे ईंधन जिसमें जिस जीव के अंश पाए जाते हों, मतलब उसके निर्माण की प्रक्रिया में या उसमें अंदर गुण है किसका, तो जीव का अंश पाया गया होगा। जैसे कोयला पेड़ पौधे का है अंश है, तो उसमें जीवाश्म हो जाता है। पेट्रोलियम वो भी जीवों से बना है, तो उसमें भी जीवाश्म है। गैस, गोबर गैस, बायोगैस, वो भी कोई न कोई जंतु के या फसल का अर्थात जीव के अंश है वो, इसलिए उसको भी जीवाश्म कहेंगे। तीसरे ऑप्शन इसको देख लेते हैं,
उदाहरण कौन है, तो कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। तो आपको ऑप्शन का ये सभी होते हैं। इस सभी में जीव का अंश है। जीव का अंश मतलब कभी न कभी वो ईंधन बनने से पहले जिंदा होगा, जीवित होगा, बाद में वह मरने के बाद वो ईंधन में बदल गया होगा। क्लियर है? आपका ऑप्शन होगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न था आपके सामने बोर्ड पर। प्रश्न पूछा गया, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। पूछा गया प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। जब प्राचीन काल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था, कोई विकास नहीं, कोई सीख नहीं, कोई खोज नहीं हुआ था, उस समय पूछा रहा है कि ऊर्जा का सबसे अधिकतम सामान्य स्रोत क्या था। ऑप्शन घास, बी लकड़ी, सी पवन, डी बहता जल। तो आपका ऑप्शन सजा हुआ लकड़ी। सबसे ज़्यादा यही थे, क्योंकि जब आग का खोज हुआ था तो आग जला कर के ही लोगों ने अपना भोजन बनाना शुरू किया, खाना शुरू किया। और जंगल में जब जाते थे शिकार करने के लिए तो आग लेकर ही जाते थे, ताकि उनसे बहुत खतरनाक जानवर उनसे डरते थे। तो ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का प्रयोग उस समय प्राचीन काल में होते थे, किसका? लकड़ी का ही करते थे। किसका प्रयोग करते थे? लकड़ी का प्रयोग करते थे। उसमें ऊर्जा का पूछा जा रहा है, उसमें ऊर्जा आग जलाने के लिए पूछा ही गया है, लकड़ी का प्रयोग करते थे। क्लियर है? देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। देखिए, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। हालांकि फिजिक्स के प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आएंगे तो, लेकिन ये चैप्टर का नाम ही है ऊर्जा, ऊर्जा के स्रोत। तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा की परिभाषा यही है। ऊर्जा कहते हैं किसको? तो कार्य करने की क्षमता। अगर किसी के पास क्षमता है यानी उसके पास ऊर्जा है, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलेंगे? ऊर्जा कहेंगे। इसके साथ साथ शक्ति पूछता है। देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। कार्य करने की क्षमता कहेगा, क्षमता के बात लाएगा इसमें, याद रखिएगा। कार्य करने की क्षमता तो क्या बोलना है? ऊर्जा। लेकिन कार्य करने की दर, कार्य करने का दर कहेगा तो बोलना है किसका? शक्ति का। यानी कार्य करने का दर किसका होता है? शक्ति। कार्य करने की क्षमता बोलेंगे ऊर्जा, और कार्य करने का दर कहेंगे शक्ति। क्लियर है? देखिए आपका ऑप्शन कौन होगा? कार्य करने की क्षमता कौन होगा? ऊर्जा। आपका ऑप्शन होगा सी, ऊर्जा। शक्ति कब होगा? कार्य करने की दर होगा तब, मतलब बटा में समय होगा तब, कार्य बटा समय होगा तब। अगला ये बल कब होता है? ये तो बल द्रव्यमान गुणन त्वरण होता है। और ये ईंधन, ईंधन तो कार्य करने वाला तो है ही नहीं। चलते अगला प्रश्न की ओर। 12 के बाद पहुँच चुके 13वां प्रश्न पर। इसी तरह से आप आगे हमारे वीडियो में बने रहें। यदि आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी आपके जो भी मित्र हैं इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, गोबर गैस एक प्रकार का है। एकदम आसान प्रश्न है। इस चैप्टर से ना आपको 2 से 3 प्रश्न हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप इसे चूक जाते हैं तो आपसे वह नहीं बन पाएगा, आसान प्रश्न नहीं बन पाएगा। नहीं बनेगा वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप गलती कर जाइएगा ये बड़ा बात है। क्योंकि जब नहीं आता है तो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन में रहता है तो गलती बना लेते हैं, तो गलती बनाना नहीं है। प्रश्न पूछा था, गोबर गैस एक प्रकार का है। ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, बी बायोगैस, सी लकड़ी, डी चूल्हा। तो गोबर गैस एक प्रकार का बायोगैस है। कौन गैस है? बायोगैस। प्राकृतिक गैस नहीं कहिए, प्राकृतिक गैस में होगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है। लेकिन बायोगैस क्या है? गोबर गैस का एक प्रकार है। कौन? बायोगैस। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 14वां प्रश्न रहा बोर्ड पे। प्रश्न देखिए, पढ़िए, इसको आप लगाइए। इसे प्रश्न भूगोल में भी मिले हैं, फिजिक्स में भी मिल गया है। ऊर्जा चैप्टर ना भूगोल में भी पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है। अंतिम चैप्टर बायोलॉजी का है, उसमें भी ये फिर ऊर्जा से ही प्रश्न हम रखने वाले हैं, क्योंकि ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है तीनों जगह से। देखिए प्रश्न पूछा गया, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है इनमें से? आपका ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, डी कोयले से प्राप्त ऊर्जा, सी और डी है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा मतलब वैसे ऊर्जा होते हैं जिनको पुनः हम निर्माण किया जा सकता है, पुनः चक्रीय उपयोग किया, बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। एक बार उपयोग करने का समाप्त न हो, बार बार उपयोग में लाया जाए, उसी को हम बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। अब देखिए कौन होगा नवीकरणीय? नाभिकीय ऊर्जा। एक बार यूरेनियम जब ब्लास्ट होगा तो ब्लास्ट होगा तो वो खत्म होगा, दूसरा बना नहीं सकते हैं, फिर दूसरा यूरेनियम लाया पड़ सकता है, लेकिन कभी ना कभी भंडार उसका संचित है, खत्म हो जाएगा। दूसरा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में क्या होता है? सूर्य के जो प्रकाश है उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। कौन?
सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। बाकी प्राकृतिक गैस, कोयला और नाभिकीय, ये तीनों क्या है, तो अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का ये है सौर ऊर्जा नवीकरणीय, और ये तीनों का हो गया अनवीकरणीय। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका प्रश्न अगला रहा बोर्ड पे। प्रश्न पूछा गया है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। जो कह रहा है कि जैविक जो गैस है, जैव का गैस एक उत्तम ईंधन है, क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कह रहा है कि जो जैव गैस होते हैं एक अच्छा ईंधन है, प्रिय ईंधन है। क्यों इस कहेंगे इसको, क्योंकि आपको ऑप्शन ने कहा गया मीथेन गैस पाया जाता है 50%, मीथेन गैस 60%, मीथेन गैस 70, मीथेन गैस 75। क्या होगा, अंदाजा लगाइए। ये डाटा आधारित प्रश्न है, आपको याद रखने होंगे। तो आपका ऑप्शन होगा 75%, क्योंकि मीथेन इसमें कितना होता है, 75% पाया जाता है। यानी जैव गैस में मीथेन कितना पाया जाता है, मीथेन तो 75% मीथेन पाया जाता है। ये डाटा ही याद रखेगा। डाटा वाले प्रश्न 2-3 गो है, रिकॉल कीजिए इसको। पवन का स्पीड कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सोलर कुकर के अंदर तापमान कितना बनता है, तो 100 से 140 बनता है डिग्री में। पवनों का देश किसे कहते हैं, डेनमार्क को कहा जाता है। तो ये सब डाटा आधारित प्रश्न आपको याद रखने होंगे। इसमें समस्या थोड़ा सा है, आपको याद ही रखना ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका ये 16 प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद एक वीडियो पार्ट और बनेगा, जो वीडियो पार्ट 2 होगा उसमें पूरा क्लियर हम कर देंगे। छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको भी लोड ना पड़े, आराम से धीरे धीरे इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है, आप बनाइए इसको। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आसान प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। ये ऊर्जा को परिवर्तित करने वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जो अगले वीडियो पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे इस पर। यहाँ फिलहाल ऑप्शन यह है, सौर ऊष्मक, बी सौर कुकर, सी सौर सेल, डी विद्युत मोटर। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला, तो आपका ऑप्शन देखिए सौर सेल होगा। सौर सेल एक छोटा सा सेल होता है, ऐसे ऐसे कई सेल लगा देंगे तो सौर प्लेट बन जाता है। देखिए अगर किसी के पास होगा सौर प्लेट इस तरह से, तो इसमें कई भाग में ऐसे बांटा होगा, इसी तरह से खंड किया गया होगा। तो इसको एक सेल हो गया, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, ऐसे सेल बना दिया गया। एक बन गया सौर प्लेट। सौर सेल के समूह बनाएंगे तो बनता है सौर प्लेट। ये पूछा गया था सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलने वाला, तो सौर सेल है। सौर ऊष्मक नहीं, सौर कुकर तो नहीं, यह है विद्युत मोटर तो नहीं, क्योंकि इस हम ऊर्जा में नहीं बदल रहा है। ऊर्जा में बदलने वाला कौन, यही है जो ऊर्जा को विद्युत में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। तो आपका ऑप्शन होगा। कैसा लगा हमारा सेशन, कमेंट बॉक्स में इसका जरूर लिखिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दें, ताकि आपके पास जो हमारा वीडियो अपलोड हो या जब कभी भी लाइव आए तो आपके पास सूचना तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।